हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके संकल्प क्लासेस। मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के आया हूं और सिर्फ इस बार लेक्चर नहीं लेकर के आया हूं मैं, इस बार नए चैप्टर की शुरुआत भी करने वाले हम लोग। और थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। हर बार की तरह इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस चैप्टर को भी। बेहतरीन से कॉन्सेप्ट्स के साथ समझते हुए हम लोग फॉर्मूले को समझेंगे, फार्मूला कैसे बना, और इसके साथ साथ एग्जांपल्स एंड देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत सारा डाउट होता है। इस डाउट को आज मेरे साथ पढ़ते हुए आप लोगों के पूरे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट्स को पूरा वेनिश कर देने वाला हूँ। एक तोड़ फोड़ चैनल के साथ हम लोग बेहतरीन सा लेक्चर पढ़ने वाले स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर 1। जिन स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, सो दैट आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। स्टार्ट करेंगे हम लोग बेहतरीन से लेक्चर 1 के साथ। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ये समझ लें। सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं मैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है, एक ऐसा सीरीज होता है। सीरीज तो बहुत टाइप का बनता है, बहुत अलग अलग तरह के सीरीज बनते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा सीरीज होता है ये जिनमें नेक्स्ट आने वाला जो टर्म है दैट इज नंबर्स का एक सीरीज हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बोलूँ तो सपोज ये एक सीरीज बन रहा है ना, या फिर ये एक सीरीज बोलूँ, है ना। हो सकता है कि सीरीज ऐसा बन रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है। सीरीज कैसा बन रहा है वो हमको समझना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा डैश 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 इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे देखूँ 100 70 40 ये एक सीरीज बन रहा है ना, एक सीक्वेंस बन रहा है, सीरीज बन रहा है। सीरीज होता है, सीक्वेंस होता है एक, है ना। एक सीरीज, एक सीक्वेंस, एक खास तरह का सीक्वेंस जिसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। किस तरह का अरिथमेटिक, किसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, किस तरह का खास तरह का सीक्वेंस, वो भी हम लोग समझेंगे। ऐसा सीक्वेंस जिनमें ये जो नंबर्स गिवन है, इन सभी नंबर्स को, एक एक नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म्स बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। ये सारे टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है। अगर इस साइड हम लोग देखें तो इधर भी कुछ एग्जांपल्स है, इनमें फाइनाइट टर्म्स है। फाइनाइट टर्म्स मतलब जिसे काउंट किया जा सके। यहाँ पे अगर मैं टर्म्स काउंट करूँ तो ये काउंट नहीं कर पाऊंगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इधर के टर्म्स को काउंट करूँ तो ये फाइनाइट हो जाएगा, जिसे काउंट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ही हम लोग कुछ ये एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, बट उससे पहले ये डेफिनेशन है जिसे मैंने अभी अभी बताया कि होता क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड एपी और अरिथमेटिक सीक्वेंस, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी हम लोग बोलते हैं, मैं बता दूं। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो एपी ही बोला करूंगा मैं। तो एपी और अरिथमेटिक सीक्वेंस भी इसे बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। मैंने अभी अभी बताया कि ये एक सीक्वेंस होता है, खास तरह का सीक्वेंस होता है। इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का सीक्वेंस होता है, सच दैट, इस तरह से कि द डिफरेंस फ्रॉम एनी सक्सीडिंग टर्म, कोई भी सक्सीडिंग टर्म उसका है, टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब है कि ये एक एक नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। कितने टर्म है इसमें, इनफाइनाइट टर्म है। तो अभी टर्म्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते यहाँ, लेकिन एक एक नंबर को टर्म्स बोलते हैं। इस एक एक नंबर को जब टर्म बोल दिया तो कितने सारे टर्म्स हुए, इनफाइनाइट टर्म्स तो हुए ही, लेकिन सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म्स कौन है। जैसे इन दोनों नंबर्स को देखूं तो इस नंबर के आगे वाला नंबर 2 है, इसे बोलेंगे सक्सीडिंग टर्म, और इसे बोलेंगे प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाला टर्म। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों पे देखूं, यहाँ पे 2 और 3, ये 2 नंबर्स को देखूं तो यहाँ पे देखूं 2 और 3 में सक्सीडिंग टर्म ये है, इसके आगे वाला,
आगे वाले टर्म को सक्सीडिंग टर्म बोलते हैं एंड उसके पहले वाले टर्म को प्रीसीडिंग टर्म। कोई भी दो लगातार टर्म ले लिया, कोई भी दो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लिया, है ना, उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकाले हम लोग तो सेम आ जाए अगर, तो उसे हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच 2 - 1 = 1 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच। इसी तरह से इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 - 2। कैसे हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म और उसके पहले वाला टर्म, सक्सीडिंग टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। इसी तरह से अलग अलग कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हुए चले और सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है, इसे ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, है ना। यहाँ पे देखें 3 - 2 क्या हो गया, 1। यहाँ पे 4 - 3 करें तो 4 - 3 इसमें भी 1। यहाँ पे 5 - 4 करें तो इस पे भी 1। तो हर बार जब भी हम लोग माइनस करें और अगर सेम डिफरेंस आता जा रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। याद रहे इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी हम लोग बोल पाएंगे जब ये इनका डिफरेंस सेम होगा। सो इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस सेम होने से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और इस डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे, बट सीक्वेंस क्या होता है ये समझ लेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ऐसा चलते हुए नेक्स्ट टर्म 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को लिया, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को लिया और उन दोनों का डिफरेंस निकाला, सेम आता गया, सेम आता गया, तो एपी हो गया वो। तो बहुत सारा एपी हो सकता है। एपी कैसा हो सकता है, एक तो इंक्रीजिंग में हो सकता है, एक डिक्रीजिंग में हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी तरह से ये इंक्रीजिंग में -3 - 2 -1 0 1 2 ऐसा करके जा रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक टर्म ये भी नोट करेंगे कि अगर किसी 2 टर्म्स के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस 0 आ रहा है, वो भी एक एपी होगा। जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 ये सारा नंबर ले लिया, तो क्या ये एपी है? क्वेश्चन जरूर रेज होता है मन में कि क्या ये एपी है। हाँ, ये एपी होगा, ठीक है, इसे एपी बोलेंगे हम लोग। याद रखिए डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है ना, तो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो क्या क्या समझ में आया हम लोगों को? एक तो यहाँ पे ये समझ में आया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो 3 तरह के कंडीशन आप लोगों को एपी का मिलेगा। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है एपी का, तो ना तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो डिफरेंस कैसा मिलेगा? डिफरेंस तो 0 मिलेगा। डिफरेंस इसमें ना ही इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है एपी, तो उस टाइम पे बोलूंगा डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें 0 मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पे मैंने देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो डिफरेंस कैसा आ रहा है, नेगेटिव मिलेगा, है ना। सॉल्व करके देखें, यहाँ पे देखो 70 है, 70 से नेक्स्ट टर्म से ही माइनस करना है प्रीसीडिंग टर्म को, तभी जाके ये डिफरेंस आएगा। इसे तभी हम लोग डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। 70 - 100 = -30 तो -30 आ रहा है यहाँ पे, इसे ही बोलेंगे हम लोग डिफरेंस। डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी बोल दिया मैं, है ना। सो ये तो ठीक है, समझ में आ गया, है ना, कि डी एक तो नेगेटिव भी हो सकता है, डी एक 0 भी हो सकता है, और डी पॉजिटिव भी हो सकता है। डी पॉजिटिव कब होगा? डी पॉजिटिव कब होगा? जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो इसे भी नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर है ना। इसे भी मैं नोट करा देता हूँ, बट उससे पहले ये छोटे छोटे पॉइंट्स पहले समझ लें हम लोग। इधर के जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने लिया, ये इनफाइनाइट वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इधर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो एग्जांपल्स लिया मैंने, ये
फाइनाइट वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी पे बेस्ड हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात आ जाती है। और ये नोट करने वाली बात क्या आती है, ये देखें हम लोग। फर्स्ट क्या है, ईच ऑफ नंबर इन द एबव लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। ये जो नंबर है, हर एक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ये एबव लिस्ट में जो गिवन है, इतने सारे लिस्ट में, इसे टर्म बोलते हैं। फिर सेकंड अगर मैं देखूं, एन एपी विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट, एक तो फाइनाइट एपी होता है, एक इनफाइनाइट। यहाँ पे अगर देखें इसे, ये खत्म नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इस तरह के एपी को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। और इस ऐसा एपी जिसका लास्ट टर्म हम लोग को पता है, उसे बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। तो ये नोट करने वाली बात है। और इसके साथ साथ एक और नोट करने वाली बात ये है, मैं यहाँ पे 4th नंबर पे करा देता हूँ। इफ AP is in increasing order, then D will be positive। D क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये नोट करने वाली बात है ना। नेक्स्ट, इफ an AP is in decreasing order, then D will be negative। 6th number, if an AP is neither increasing nor decreasing, that is constant, is neither increasing nor decreasing, that is constant, then D will be 0। डी क्या होगा, 0। तो 3 तरह का कंडीशन ये हो सकता है, 3 तरह के एपी हम लोग को मिल सकते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट वाला। या फिर एक ऐसा एपी जो इनफाइनाइट हो, एक ऐसा एपी जो फाइनाइट हो, उसे क्या बोलते हैं, ये भी मैंने बता दिया। इसे नोट करेंगे। एंड अब हम लोग समझने वाले हैं कि एपी को सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला बनता कैसे है। एक एग्जांपल लेने वाला हूं और उसके थ्रू मैं सब कुछ बताने वाला हूं। इसे नोट करें। नोट कर लिया। अब मैं इसे हटा रहा हूं, जो डेफिनेशन था आप लोगों के सामने रख दिया। अब एग्जांपल लेते हुए मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। फॉर्मूला बनेगा कैसे, ये हम लोग देखेंगे।
मैं इस एग्जाम्पल को ही लेने वाला हूँ। सपोज ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया फर्स्ट वाला, और इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि एपी के फॉर्मूले बनते कैसे हैं। 5, 9, 13 या एक दूसरा सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज यहाँ मैंने ले लिया 7, 14, 21, 28, 70 तक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लिया जो 7 के टेबल को बता रहा है। ये सारे 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया। अगर मैं डिफरेंस देखूँ 14 से 7 माइनस करूँ तो 7 आएगा, 21 से 14 माइनस करा तो भी 7 आएगा, 28 से 21 माइनस करा फिर भी 7 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि ये बोल सकते नहीं, बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। सो इससे पहले डेफिनेशन में मैंने बताया, डेफिनेशन बताते हुए यहाँ पे नीचे मैंने बताया था आप लोगों को कि इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अच्छा, डेफिनेशन में मैंने एक छोटा सा पॉइंट और नोट कराया था कि फर्स्ट टर्म को हमेशा ए या A1 बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, ए या A1, है ना। सो अगर मैं इसे बोलूं कि ये इसे बोलता हूं मैं A1, इसे मैं बोल दूं A2, इसे मैं बोलूं A3, इसे मैं बोलूं A4, ये हो जाएगा A5, ये हो जाएगा A6। तो ये बता रही है फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड डैश 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 करके ये 10th टर्म है, ये 10। और सपोज ऐसा कर करके और भी नंबर गया, nth नंबर तक गया, है ना, नहीं पता, तो इससे मैं बोलूँगा A10। क्या बोलूँगा, सॉरी an बोलूँगा। सो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे मैंने क्या कहा, ये है A1 को ही कई बार हम लोग A बोलते हैं। देन A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा A प्लस, देखेंगे, है ना। पहले मैं बता दूं कि ये D से, है ना, डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से, है ना। डिफरेंस आएगा कैसे, यहाँ पे छोटा सा नोट करके मैं बता दूं। नोट, डिफरेंस कैसे आता है, डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, D से। D इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करूँगा तो D कितना आएगा, पता नहीं, कुछ आने वाला है, कुछ नंबर होगा, जैसे वहाँ पे 7 आ रहा था। इसी तरह से A3 माइनस A2 भी करूँगा फिर भी वही सेम आने वाला है। A4 माइनस A3 करूँ फिर भी सेम आने वाला है। A5 माइनस A4 करूँ फिर भी सेम आने वाला है। इसी तरह से मैं बोलूँ कि यहाँ पे ऐसा करते करते मैं गया, इसे मैंने बोला an माइनस an-1, ठीक है। कैसे पता चला ये क्या है, ये an-1 क्या हो गया, ऐसा डैश डैश करते हुए ऐसा मैं यहाँ तक गया, ठीक है। डैश 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 an-1 an-1, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस कुछ ऐसा निकालते हैं हम लोग, ठीक है।
डिफरेंस में ये an माइनस 1 क्यों किया? यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम लोग तो ये 2 है, इससे एक कम है ये 1, एक कम ही है, ये 3 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 3 है, दैट इज़ ये एक 1 ज़्यादा हो रहा है ये इससे, है ना। इसी तरह से मैं बोलूँ कि ये बना कैसे, अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ इन दोनों के बीच में तो मैं बोल सकता हूँ कि ये A4 है माइनस A4 माइनस 1 है या नहीं। A3 कैसे मिला हम लोगों को? A4 माइनस 1 करके, है ना, A4 माइनस 1 करके। क्लियर हुआ? ये A4 था तो ये 4 माइनस 1 तो 3 मिल गया। इसी तरह से यहाँ पे देखूँ मैं तो ये A5 है एक, फिर माइनस A5 माइनस 1, इतना क्लियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखूँ तो ये AN है तो यहाँ पे AN माइनस 1 होना चाहिए या नहीं, है ना। यहाँ पे 5 था तो 5 माइनस 1, यहाँ n है तो n माइनस 1, कुछ ऐसा, है ना। ठीक है, लेकिन जब हम लोग डिफरेंस को फाइंड करते हैं तो इसे सिर्फ an माइनस 1 नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ऐसा भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ak प्लस 1 माइनस ak। ये क्या है? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, इस पार्ट को कैसा लिख सकता हूँ? A4 प्लस 1 माइनस A4 लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 प्लस 1 है या नहीं? 4 है तो 4 प्लस 1 5 हो रहा है या नहीं? ठीक है। इसी तरह से मैं अगर इसे k बोल दिया तो यहाँ k प्लस 1 होगा या नहीं? k प्लस 1 होगा, मतलब नंबर्स कुछ भी आ रहे हैं ना, नंबर कुछ भी आ रहे हैं, इसलिए उसकी जगह पे हम लोग n ले सकते हैं या k ले सकते हैं या p ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में डिफरेंस को ak प्लस 1 माइनस ak से डिफाइन किया है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये ध्यान देने वाली बात है, कई बार एग्जाम में ये आ जाता है ना। डिफरेंस क्या होगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये ak प्लस 1 माइनस ak, ये इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं इससे। ये kth टर्म है और ये उसके नेक्स्ट टर्म है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना। ये नेक्स्ट टर्म होता है और ये उसका प्रीसीडिंग टर्म होता है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये प्रीसीडिंग टर्म ही तो है 4, A4 क्या है? A4 पहले का है, A5 बाद का है, तो बाद वाला पहले, ये नेक्स्ट टर्म है और ये प्रीसीडिंग टर्म है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस के बारे में बता दिया, क्लियर हो गया, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि A2 फाइंड कैसे हुआ। डेफिनेशन ये बोलता है कि नेक्स्ट टर्म में उस डिफरेंस को प्लस कर दिया, मतलब जो स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म है उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म के बीच जो डिफरेंस आया था, डिफरेंस को प्लस कर दिया तो नेक्स्ट टर्म मिल गया। दैट इज नेक्स्ट टर्म क्या है? जैसे फर्स्ट टर्म A1 है एंड नेक्स्ट टर्म A2 है, A2 में D को प्लस कर दिया। A2 में क्या किया? फर्स्ट टर्म को लिखा और उसमें D प्लस कर दिया, D मतलब डिफरेंस प्लस कर दिया, तो ये मिल जाना चाहिए। क्या ये मिल रहा है? तो ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म को तो A बोल दिया मैंने, सेकेंड टर्म को क्या बोला मैंने? A प्लस डी। क्या बोला? A प्लस डी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे A है क्या? A 7 है, A प्लस डी है क्या? 7 प्लस D क्या था? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 था तो 7 प्लस कर दिया, तो क्या दोनों ये 14 नहीं मिल गया? नेक्स्ट टर्म नहीं मिल गया क्या? मिला ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये 7 प्लस 7 ये दोनों मिलके 14 मिल गया। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूँ बस समझाने के लिए ऐसा। इसी तरह से ये मैं देखूँ तो फर्स्ट टर्म में ही मैं क्या प्लस करूँ कि मुझे थर्ड टर्म मिल जाए?
फर्स्ट टर्म में ही मुझे क्या ऐड करना है कि थर्ड टर्म मिल जाए, है ना। या फर्स्ट टर्म के साथ साथ मैं देखूं कितने स्टेप्स मैं आगे गया हूं, कई तरह से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे ये फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म एक ही स्टेप आगे गया हूं तो 1d प्लस किया, इसमें 1 2 स्टेप आगे गया हूं तो 2d प्लस करूंगा, d प्लस डी। क्लियर हो रहा है, d प्लस डी, है ना। तो ये दोनों सॉल्व होके फिर क्या आया, a प्लस 2d। इसी तरह से यहाँ पर मैं देखूं तो इसे क्या प्लस करूंगा, a प्लस कितने स्टेप्स आगे गया हूँ मैं फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में, 1 2 3 गया हूँ तो a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, कितने d हैं, 3d हैं, तो a प्लस 3d बना या नहीं। ये a प्लस 3d, ये a प्लस 2d, ये a प्लस 3d, ये a प्लस d, और ये तो a ही है ना। ये क्या है, ये a ही है। तो इस तरह से हम लोगों को एक फॉर्मूला बनता हुआ जा रहा है, किस तरह से हम लोग को समझना है। a1 क्या है, a है, a2 क्या है, a प्लस डी है, a3 क्या है, a प्लस 2d है, a4 क्या है, a प्लस 3d है। एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a प्लस 4d आएगा या नहीं, 4d आएगा, बिकॉज 4 टाइम्स d को प्लस करेंगे। इसी तरह से ये 6 के लिए मैं देखूँ, 6 वाला तो a प्लस 5d आएगा। इसी तरह से 10th टर्म के लिए मैं देखूं तो 10th टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 6d आ जाएगा। इसी तरह से nth टर्म के लिए देखूं, nth टर्म है ये, nth टर्म मतलब कोई सा भी टर्म, 15th टर्म, 57th टर्म, 60th टर्म, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो a प्लस ये क्या है, ध्यान से देखें, सॉरी ये 9d होगा ना, 9d हो जाएगा। तो कुछ नोट किया क्या, नोट करने वाली बात यह है कि ये a प्लस डी मिला कैसे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इससे मिला, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं देखूँ a प्लस 2d मिला कैसे, यहाँ 3 था, a3 था तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मिला या नहीं। ध्यान से देखें तो 3 माइनस 1 क्या होता है, 2d, a प्लस 2d है। ध्यान से देखें इसे, तो अब नेक्स्ट क्या मिल रहा है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब इसे देखूं मैं, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी मिला। इसे देखूं a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। इसे देखूं a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे पहले मैं देखूं a प्लस, तो फिर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा a प्लस यहाँ पे सॉरी 10 है ना, 10 माइनस 1 है ना, ये 6 कहाँ से आ रहा है, अच्छा हाँ ये ठीक है, ये 10 माइनस 1, ये 10 माइनस 1, ठीक। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे क्या मिल रहा था, a प्लस 10th टर्म था तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 करने से 9d मिल गया, है ना। यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी होगा या नहीं। यही तो हमारा फॉर्मूला बनता है। तो याद रखना है, इसी फॉर्मूले को किसी भी टर्म्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 10th टर्म बोले
18th टर्म बोले, 100th टर्म बोले, कुछ भी बोले, इसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला बनता है हमारा, नोट करने वाली बात है ना, इसे याद रखना है। इसी फॉर्मूले से हम लोग किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। चेक करके बताऊं, अभी हम लोग देखें, जैसे सपोज हमारा 10th टर्म क्या है, 70 है, 10th टर्म 70 है। किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग को दो चीज़ों की ज़रूरत है, और वो दो चीज़ है क्या, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता है तो किसी भी नंबर के टर्म्स को हम लोग को फाइंड करना है, वो फाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10th टर्म हमारा क्या था, 10th टर्म हमारा 70 है, 70 है 10th टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 10th टर्म। ऐसा करते करते 7 10 जा 70, 10th टर्म, ऐसा कर करके और भी आगे गए हुए nth टर्म। तो इस फॉर्मूले से, ए एन वाले फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर लेंगे 10th टर्म, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फाइंड करें 10th टर्म, n की जगह 10 लिखूंगा, a 10 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म क्या है 7, 7 प्लस n 10th टर्म है, n की जगह 10 लिया तो यहाँ भी 10 माइनस 1 इंटू d क्या है, d अभी मैंने बताया वहाँ पे 7 है ना, d क्या है यहाँ पे, d क्या है, d इज इक्वल टू 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, ये हमारा d बनता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें d क्या है 7, सॉल्व करें इसे, सॉल्व करें 7 प्लस ये 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 7 कितना बनता है, 7 प्लस 9 7 जा 63, कितना बनता है 7 प्लस 63 70। लो आ गया हमारा 10th टर्म, 10th टर्म आ गया। किसी भी नंबर के टर्म्स को फाइंड करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस पता होना चाहिए, तो वो उस नंबर का टर्म फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग 57th टर्म, 150th टर्म, 2000 नंबर्स का टर्म, कोई सा भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग किसी भी नंबर वाले टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं हम लोग। सो आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे फॉर्मूला बना ए एन वाला। और एक और छोटा सा नोट करा दूं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी ये भी याद रखना है हमको। क्या याद रखना है, एक तो वो है ना फर्स्ट, और सेकेंड नंबर यहाँ पे करा देता हूँ। सेकेंड नंबर क्या याद रखना है हम लोग को, जनरल फॉर्म ऑफ एपी किसे बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ये कैसे लिखेंगे हम लोग, एक एपी का जनरल फॉर्म क्या होगा। तो एपी का जो जनरल फॉर्म होगा यहाँ पे देखेंगे ए प्लस ए है ना, ये क्या है ए प्लस सॉरी ए प्लस नहीं है, ए फर्स्ट टर्म है ए प्लस डी, सेकेंड ए प्लस 2d, थर्ड ए प्लस 3d, ऐसा कर करके ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल फॉर्म बनता है ना। ये क्या बनता है, जनरल फॉर्म बनता है कि एपी का, ठीक है। ऐसा कर करके गया हुआ है ना। या फिर ये तो बता ही दिया मैंने, है ना, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये क्लियर है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये सारे क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है। एक एपी का जनरल फॉर्म है ये, है ना। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन था यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फार्मूला हम लोगों ने बना दिया, फार्मूला, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, एंड जैसा क्वेश्चन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग,
डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कैसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एक करके अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे नोट करेंगे, फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। सब एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 का। एग्जाम्पल फर्स्ट मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि फॉर द एपी, ये एक एपी है ना, गिवन है। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी हम लोग को लिखना है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग लिख लेंगे ये गिवन है, और इसके साथ साथ ये फर्स्ट टर्म है जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हमने ए फाइंड कर लिया। सेकंड डिफरेंस जब निकालना है तो किसी भी दो टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स को ले लिया, या तो इन दोनों को ले लिया, या फिर इन दोनों को ले लिया, या फिर इन दोनों को ले लिया। ऐसा लेते हुए डिफरेंस निकालें तो सेम आएगा, बिकॉज ये एपी है, पहले से ही बोल दिया है, तो इसमें डिफरेंस सेम आएगा। सिंस मैं फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का यूज़ करके डिफरेंस निकाल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, ऐसा करूँ तो भी हम लोग को मिल जाएगा। a2 माइनस a1 है क्या, a2 है 1/2 माइनस a1 है 3/2। इसे सॉल्व करें अगर हम लोग तो ये मिलने वाला है 2 एंड 1 माइनस 3। इसे सॉल्व करें -2/2, इसे सॉल्व करें तो -1। ठीक है, तो डिफरेंस -1 आ रहा है एंड डी -1 आ रहा है एंड ए 3/2। इस तरह से हम लोगों ने ये दोनों फाइंड कर लिया। बहुत ही छोटा सा था, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, इसे नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये जो फॉलोइंग नंबर है ना, फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स के जो लिस्ट गिवन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस फॉलोइंग नंबर का, ये कौन सा नंबर फॉर्म कर रहा है एपी, मतलब इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये बताना है, सिंपल सा है ना। सो देखने वाली बात यह है कि क्या डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, क्या डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, यही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे, है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे a1 क्या है ना, a1 इज इक्वल टू, है ना, गिवन है, जो भी लिख रहे हैं, है ना, गिवन है 4 10 16 22 dash. Here a2 minus a1 is equal to 10 minus 4 is equal to 6. a3 minus a2 is equal to 16 minus 10 is equal to 6. a4 minus 1 2 3 4 टर्म दिया है, डैश डैश आगे करके इन्फिनाइट तक दिया, तो 4 टर्म्स तक ही हम लोग देख रहे हैं। a3 इज इक्वल टू 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। सो हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियरली यहाँ लिखेंगे, क्लियरली एवरी टाइम द डिफरेंस that is d is equals to a k plus 1 minus a k, every time the differences are same, therefore the given list forms an AP.
ये एक AP बना रहा है ना, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ये एक AP बना रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरह से हम लोग सेकेंड को फाइंड करेंगे। सेकेंड में क्या गिवन है, 1 -1 -3 -5 डैश डैश डैश, है ना। सो यहाँ पे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 क्या है -1 एंड A1 क्या है 1 -1 माइनस फिर A1 1 है तो -1 -2 हो गया। A3 माइनस A2, A3 क्या है -3 एंड A2 क्या है, यहाँ पे तो A3 के बाद देखें हम लोग तो माइनस साइन है, तो माइनस साइन मैंने लगा लिया। पहले तो A3 की वैल्यू क्या है -3, तो -3 लिख लिया, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लिया। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है -1, तो -1 लिख लिया। सॉल्व करें तो -3 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू -2। इसी तरह से A4 माइनस A3 अगर करें तो A4 क्या गिवन है यहाँ पे -5, A4 -5 है, A4 के प्लेस पे -5 एंड माइनस साइन है। फिर इसके बाद A3 की वैल्यू क्या है -3, तो -5 + 3 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस सेम है। here the common difference D is same therefore the given list of numbers forms an AP, एक AP बनाता है। सो ये दोनों क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, आई होप। इसे नोट करेंगे, फिर थर्ड एंड फोर्थ नंबर सॉल्व करके बताता हूँ AP बना रहे या नहीं। हो गया, नोट कर लिया, ठीक, इसे हटा रहा हूँ मैं। थर्ड नंबर क्या गिवन है, -2 2 -2 2 -2। वैसे भी ये AP तो नहीं बना रहा है, साफ साफ दिख रहा है। एक तो -2 के बाद 2 आ रहा है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग। या तो इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, या फिर डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि छोटे से बड़ा, फिर बड़े से छोटा, फिर छोटे से बड़ा, फिर बड़े से छोटा, ऐसा नहीं हो सकता। इंक्रीज डिक्रीज ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग देख करके आराम से बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँ कि हम लोग सॉल्व करके देखें तो क्या हो जाएगा। सो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या है, A2 आपका 2 है एंड माइनस साइन तो है ही, A1 की वैल्यू क्या है -2। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से A3 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A3 क्या है -2 एंड माइनस साइन A2 क्या है 2 इज इक्वल टू -4। सो यहाँ पे क्लियरली ये दोनों तो सेम नहीं है। क्लियरली A2 माइनस A1
not equal to A3 minus A2. Therefore in the given list the numbers does not forms an AP. Does not forms an AP. ये एक AP नहीं बनाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मैं देखूं फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर में क्या गिवन है? 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये भी देखकर बताया जा सकता है कि ये AP तो नहीं बना रहा है ना, बिकॉज ये ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है लेकिन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। ये 3 नंबर सेम फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर 3 नंबर सेम फिर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा करके। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे यहीं पे क्लियर इक्वल नहीं हो गया क्लियरली। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, बट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, या फिर इससे मैं बोलूँ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A, यहाँ पे ही लिख लेते हैं, नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये पार्ट इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूँगा देयरफॉर in the given list the numbers in the given list the numbers does not forms an AP। ये एक AP नहीं बना रहा है। सो क्लियर हो गया ये। सो एग्जाम्पल 1 और 2 हम लोगों ने आज कर लिया, और इसके साथ साथ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो समझ लिया। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये लेक्चर फर्स्ट था, लेक्चर फर्स्ट में हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा, एंड आराम से उसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट्स के साथ, उसे मैं बता पाऊँगा आराम से आप लोग को। सो आज के लिए इतना ही। जिन स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुँच रही है, जिन्हें अच्छी लग रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, और शेयर भी करें, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।